नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ मर्डर प्लान नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मर्डर प्लान नॉवल का पार्ट 3। आपका नजरिया बहुत कठोर है, राकेश ने कहा। यह मेरा नजरिया नहीं, कठोर हकीकत है, बलराज बोला। फिर उस पर निगाहें जमाकर पूछा, अब मैं तुम लोगों की यहाँ नाटकीय मौजूदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। राकेश के चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव प्रकट हुए। नाटकीय मौजूदगी? हाँ, पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी रीटा नामक की लड़की यूं यहां दाखिल हुई मानो सैकड़ों भूत एक साथ इसके पीछे खड़े हुए थे। फिर विनोद। आपको गलतफहमी हुई थी इंस्पेक्टर, राकेश बात काटता हुआ बोला। रीटा डरी हुई नहीं थी, हाँ, ये बेहद परेशान जरूर थी। बलराज ने उसे घूरा। जिस वक्त रीटा इस फ्लैट में दाखिल हुई थी तुम यहां थे? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता ये डरी हुई ना होकर परेशान थी? राकेश हंसा। आप रीटा से ही पूछ लीजिए, वो बोला। फिर स्नेहपूर्वक रीटा का कंधा थपथपाकर पूछा, बताओ डार्लिंग, जब तुम यहां दाखिल हुई क्या तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी? हाँ राकेश, रीटा धीमी आवाज में बोली। ये इतनी भोली है, डरने और परेशान होने में भी फर्क नहीं कर सकती, राकेश ने कहा। तुम चुप रहो, बलराज शुष्क स्वर में बोला। रीटा को बताने दो। फिर रीटा से पूछा, तुम किस लिए डरी थी? राकेश मुस्कुराया। ये अपनी जुबान से असलियत कबूल नहीं करेगी इंस्पेक्टर, वो बोला। आप समझते हैं ये आपको बताएगी कि एक मामूली बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर बैठी थी, फिर उसी गुस्से में मुझे चिढ़ाने की गरज से यह विनोद के साथ चली आई, जबकि विनोद का साथ इसे जरा भी पसंद नहीं है। इसे विनोद के नाम तक से एलर्जी है, लेकिन गुस्से में ये सब भूल गई। उस वक्त इसका इकलौता मकसद मेरे मन में ईर्ष्या पैदा करना था। इसने सोचा था मैं इसे रोकूंगा, इसकी खुशामद करूंगा और विनोद के साथ जाने से रोकने की कोशिश करूंगा, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जब इसका गुस्सा ठंडा पड़ा और इसने खुद को विनोद के साथ पाया तो इसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इसकी उम्मीद के मुताबिक जब मैं इसके पीछे पीछे दौड़ा नहीं आया तो ये बौखला गई और विनोद से साथ छुड़ाने के लिए यहाँ दौड़ी चली आई। यही है सारी कहानी। अब आप खुद समझ सकते हैं ये डरी हुई थी या परेशान थी। नीरा ने, जो बड़ी देर से खामोश खड़ी थी, उबासी ली और लापरवाही से बोली, ऐसे मजाक हम लोगों में आए दिन होते रहते हैं, मुझे तो ऐसा करने में बहुत मजा आता है। बलराज रीटा की ओर देख रहा था, उसकी निगाहों से जाहिर था वो ये सब रीटा के मुंह से सुनना चाहता था। राकेश ने बड़े प्यार से रीटा की पीठ पर हाथ फिराया। अब जब बात खुली गई है तो तुम खुद भी क्यों नहीं बता देती डार्लिंग, वो बोला। रीटा ने सहमी निगाहों से एक बार विनोद की ओर देखा, फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। राकेश ठीक कहता है, यही बात थी, वो धीमे स्वर में बोली। मैं सचमुच बेहद परेशान थी, डरने की तो कोई बात ही नहीं थी। मुझ पर सिर्फ राकेश का अधिकार है। इसे मनाने के लिए ना आता देखकर और खुद को विनोद के साथ अकेला पाकर मैं यहाँ भाग आई थी। राकेश मुस्कुराया। छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन तुम पर हमेशा मेरा ही हक रहेगा बेबी, तुम सिर्फ मेरी रहोगी। बलराज ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे के भावों से जाहिर था इन सबसे संतुष्ट नहीं था, लेकिन रीटा द्वारा कबूल किए जाने के बाद इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने राकेश की ओर देखा। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच कह रहे हो, वो बोला। अब विनोद के बारे में बताओ, ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या और कुछ भी? राकेश निश्चिततापूर्वक मुस्कुराया। विनोद मेरी फर्म में काम भी करता है। क्या काम करता है? सेल्समैन है। बढ़िया सेल्समैन है, बहुत बढ़िया। इसने कभी किसी कस्टमर को हाथ से नहीं निकलने दिया। ये कस्टमर के घरों पर जाकर भी उनसे मिलता है। ऐसा भी करना पड़ता है। क्या सज्जन कुमार बावेजा के पास कार थी? राकेश ने पलकें झपकाई। सज्जन कुमार बावेजा, वो कौन है? बलराज की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। है नहीं, था वो आदमी जो बगल वाले फ्लैट में रहता था और जिसे यातनाएं देकर मार डाला गया था। सॉरी, मैं नहीं जानता उसके पास कार थी या नहीं। वो कार खरीदना चाहता था? पता नहीं। यानी बावेजा तुम्हारा कस्टमर नहीं था? नहीं। इसका मतलब विनोद उसके फ्लैट में किसी और काम से गया था। राकेश चौंका।
क्या मतलब? विनोद बावेजा के फ्लैट में किस लिए गया था? राकेश के चेहरे पर गहन असमंजसतापूर्ण भाव थे। मेरी जानकारी में विनोद कभी उसके फ्लैट में नहीं गया। वो ठोस स्वर में बोला। बाय द वे, आप ये किस आधार पर पूछ रहे हैं? मेरे पूछने का आधार तुम्हें भी मालूम है। राकेश मुस्कुराया। ओह आई सी, वो बोला। ठीक है, बकौल आपके बगल वाले फ्लैट में हुई हत्या सैडिस्ट किलिंग है और विनोद, जो कि आपके विचार से एक सैडिस्ट है, यहाँ मौजूद है। हालांकि इन बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि इनका आपस में ताल्लुक है, यानी विनोद ने हत्या की हो सकती है। इतना ही नहीं, सैडिस्ट होने की वजह से इसे बड़ा पूरा लुत्फ भी आया होगा ऐसा करने में। इस हद तक आपकी इस बात को मैं भी मान लेता हूँ, मगर दिक्कत यह है कि किसी बात को सिर्फ मान लेने से ही वो बात सही साबित नहीं हो जाती, कम से कम कानून की निगाह से तो बिल्कुल नहीं। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? राकेश की मुस्कुराहट गहरी हो गई। विनोद का इस हत्या से रिश्ता जोड़ने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि विनोद उस फ्लैट में आया था। बलराज मुस्कुराया। क्या इसे साबित नहीं किया जा सकता? उसने उपहासपूर्वक पूछा। बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। तुम यकीनी तौर पर कैसे कह सकते हो? उस फ्लैट में जाने के लिए इस इमारत में दाखिल होना जरूरी है और इस इमारत में विनोद कभी अकेला नहीं आया। इसके साथ या तो मैं रहा हूं या मैं और रीटा या फिर नीरा। हाँ, कभी कभी 2-4 मिनट के लिए विनोद जरूर अकेला यहाँ रहा है, जैसे कि वो आज रहा था। तुम इस बात को अदालत में शपथ पूर्वक भी कह सकते हो। मैं अकेला ही नहीं, रीटा और नीरा भी कह सकती है। राकेश ठोस स्वर में बोला। मेरा दावा है इस इमारत में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि उसने विनोद को इस इमारत में अकेले देखा था। बलराज कुछ नहीं बोला, बस चुनौतीपूर्ण निगाहों से उसे घूरता रहा। राकेश के इस दावे से बलराज किस नतीजे पर पहुंचा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने साफ महसूस किया राकेश ने अनायास ही विनोद को ठोस एलिबाई प्रदान कर दी थी, क्योंकि मृतक बावेजा के फ्लैट में अभी ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला था जो विनोद की वहां मौजूदगी को साबित कर सके। इसलिए सजा याफ्ता मुजरिम और सैडिस्ट विनोद को गिरफ्तार करने के बारे में सोचना तो दरकिनार, बलराज फिलहाल उसके साथ सख्ती से भी पेश नहीं आ सकता था। मुमकिन है तुम्हारा दावा उतना ही दमदार हो जितना तुम जाहिर कर रहे हो, लेकिन मैं इसे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ हूं। बलराज नपे तुले ढंग से बोला। तुम्हारी इस बात से विनोद के बारे में भी मेरी राय बदलने वाली नहीं है। यानी आपको विनोद पर अभी भी शक है? बलराज रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। किस बात का? राकेश चकरा गया। बगल वाले फ्लैट में हुई हत्या करने का। मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे विनोद पर शक है? राकेश ने जवाब नहीं दिया। तुम रहते कहाँ हो? बलराज ने पूछा। राकेश ने पता बता दिया। और विनोद? वो भी मेरे साथ रहता है। तुम्हारी गैराज कहाँ है? राकेश ने बता दिया। गुड, बलराज बोला। तुम या विनोद कहीं बाहर जाने वाले तो नहीं हो? फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर प्रोग्राम बने तो भी कैंसिल कर देना। क्यों? इसलिए कि पुलिस को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मेरी या विनोद की? दोनों की। ठीक है, राकेश ने कहा, फिर लापरवाही से बोला। वैसे मुझे यकीन है आपको मेरी तो क्या विनोद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विनोद कभी उस फ्लैट में नहीं गया, इसलिए उसका वहां मौजूद होना साबित नहीं कर सकते। ये सब बात की बातें हैं। तुम दोनों वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा है। कब तक? कम से कम 1 हफ्ता। बलराज ने उठकर नीरा को धन्यवाद दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने भी उसका अनुकरण किया। वो विनोद के पास छिटका। तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा है? हाँ, विनोद भौएं चढ़ाकर बोला। उन चारों को वहीं छोड़कर हम बाहर आ गए। नीरा के फ्लैट से निकलने के बाद बलराज ने इमारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति से पूछताछ की। प्रत्येक ने एक ही जैसे घिसे पिटे जवाब दिए। किसी ने कोई असाधारण बात नहीं देखी सुनी थी। आसपास किसी संदेहजनक व्यक्ति को नहीं देखा था। मृतक बावेजा को करीब 2 हफ्ते से नहीं देखा। इस दौरान उसका फ्लैट बंद था। किसी ने भी ना तो उसके फ्लैट में रोशनी देखी थी और ना ही वहां से। मृतक बावेजा के साथ उन सब के ताल्लुकात औपचारिक दुआ सलाम तक ही सीमित थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था उन्हें बावेजा से किसी किस्म की कोई शिकायत थी या वे जानबूझकर उसे अवॉइड करते थे। इसकी सीधी सी वजह थी, वे सब नौकरी पेशा लोग थे। सुबह को काम पर जाकर शाम को वापस लौटते थे और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त रहते थे। पड़ोसियों के बारे में आमतौर पर राय भी पड़ोसियों से घनिष्ठता स्थापित करना, दूसरों को अपनी प्राइवेसी में दखल देने की इजाजत देना है।
पड़ोसी वक्त बेवक्त आकर असुविधा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। सबने स्वीकार किया बावेजा संपन्न नजर आने वाला आदमी था, लेकिन ये कोई नहीं बता सका कि काम क्या करता था। इस तमाम पूछताछ से मुझे तो बोरियत महसूस होने लगी थी, लेकिन बलराज के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आई। अंत में हम पहले खंड पर स्थित उस फ्लैट में पहुंचे जो बावेजा के फ्लैट के एकदम नीचे था। उस फ्लैट में रहने वाली लड़की का नाम मालती शर्मा था। करीब 25 वर्षीय मालती खूबसूरत और शक्ल सूरत से ही होशियार नजर आती थी। उसके फ्लैट की हालत से जाहिर था वो सलीका पसंद थी। वहां उसी का हम उम्र एक युवक भी मौजूद था। औसतन कद, स्वस्थ शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व, वो भी बुद्धिमान और होनहार प्रतीत होता था। उन दोनों की जोड़ी मुझे पहली निगाह में पसंद आ गई। बलराज ने सामान्य ढंग से पूछताछ शुरू की। युवक का नाम सुधीर चौधरी था। वो अक्सर मालती के पास आता रहता था। बलराज के सवालों के जवाब उन दोनों ने ही दिए। मैंने नोट किया वे सोच समझकर सतर्कतापूर्वक जवाब दे रहे थे। उन्होंने भी कोई असाधारण चीज नहीं देखी, कोई असाधारण बात नहीं सुनी। किसी अजनबी या संदेहजनक व्यक्ति को इमारत में नोट नहीं किया। ऊपर वाले फ्लैट से कोई आहट नहीं सुनी थी। बलराज ने छत की ओर संकेत किया, जहां से बावेजा के फ्लैट में फिंगरप्रिंट्स वालों के चलने फिरने की आहटें और बातचीत करने की धीमी आवाजें आ रही थी। ऊपर वाले फ्लैट में कब से पूरी खामोशी छाई हुई है? उसने पूछा। मालती ने छत की ओर देखा। ठीक 2 हफ्ते बाद आज पहली बार ऊपर से आहटें सुनाई दे रही हैं, उसने जवाब दिया। ठीक 2 हफ्ते बाद? बलराज ने पूछा। जी हाँ, मालती ने कहा। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने नोट किया था ऊपर पूरी खामोशी छाई हुई थी। आज सुबह तक भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। इस अरसे में इस शाम पहली दफा आहटें सुनाई दी हैं। यकीनी तौर पर कह रही हो? बिल्कुल। पूरे 14 दिन हो गए, 13 या 15 नहीं। मालती मुस्कुराई। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो यकीनन पूरे 14 दिन हो गए। बलराज मुस्कुराया। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आमतौर से इन मामलों में लोग बाग ऐसे दावे करना तो दूर रहा, सही वक्त तक नहीं बता पाते। मैं जानना चाहता हूं ऐसी क्या खास बात थी जो तुम्हें ये इतनी अच्छी तरह याद रह गया कि दावा तक कर सको। हमने ऊपर वाले फ्लैट की खामोशी को एंजॉय किया है, युवक यानी सुधीर चौधरी हस्तक्षेप करता हुआ बोला। हम एक एक दिन गिनते रहे हैं। जब हफ्ता गुजर गया तो हमने सोचा वो 2 हफ्ते के लिए कहीं चला गया है। पिछली रात मैं और मालती सोच रहे थे क्या वो तीसरा हफ्ता भी बाहर ही गुजारेगा। फिर जब आज शाम तुम यहाँ आए तो इमारत में पुलिस की चहल पहल नोट की थी और अब आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपकी पूछताछ का विषय ऊपर वाला फ्लैट है। इसलिए हम सोच रहे हैं वो आदमी वापस आ गया है, लेकिन हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो वापस नहीं लौटा है और आप ये जानने आए हैं वो कहाँ गया है? वो वापस आ गया है, बलराज बोला। मालती और सुधीर ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मालती ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सुधीर बोल पड़ा। बुरा मत मानिए इंस्पेक्टर, आप लोगों की इस इमारत में तादाद और आपकी दिलचस्पी देखकर मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप उसे अपने विभाग के खर्चे पर फिर कहीं भेजना चाहते हैं? सुधीर के स्वर में उपहास का स्पष्ट पुट था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बलराज ने पूछा। सुधीर हंसा। मैं इस देश का नागरिक हूं, इस शहर का शरीफ शहरी हूं। आप लोग सरकारी आदमी हैं, यानी आपकी तनख्वाह दूसरे खर्चों वगैरह का भार जनता पर ही पड़ता है। उस जनता की मैं भी एक इकाई हूं। उस नाते अपने पैसे का दुरुपयोग होते मैं नहीं देखना चाहता। सुधीर ने यह बात किसी आदर्शवादी नेता के ढंग से कही थी, लेकिन उसके लहजे से साफ जाहिर था उसे बावेजा से नफरत नहीं तो कम से कम चिढ़ जरूर थी। मालती ने भुआएं चढ़ाकर उसे घूरा। सुधीर, वो बोला, तुम हर जगह लेक्चर मत झाड़ा करो। बलराज मुस्कुराया। मैं समझ गया, उसे अपने अगले सवालों के लिए तगड़ी लीड मिल गई थी। तुम उसे जानते थे? बलराज ने पूछा। सिर्फ इतना कि वो आदमी ऊपर रहता था, सुधीर जल्दी से बोला। उसकी शक्ल सूरत और कदबूत के अलावा इतनी जानकारी और है, वो अपने कमरे के फर्श पर चहलकदमी किया करता है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में उसने चहलकदमी नहीं की। यहां नहीं तो कहीं और करता रहा होगा। तुम भी यहीं रहते हो? नहीं, मैं यहां से 3 ब्लॉक दूर रहता हूं। 2-3 दिन के अंदर मालती भी मेरे साथ वहीं रहने लगेगी, सुधीर ने कहा। पल भर हिचकिचाया, फिर मालती की ओर देखता हुआ बोला, या फिर हम दोनों यहीं रहा करेंगे, क्यों मालती? मालती ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया। शर्म से उसके गाल सुर्ख हो गए थे।
लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम यहीं रहते हो, बलराज बोला। सुधीर हंसा। आपका अंदाजा सही है, मेरी हर सुबह और हर शाम यहां गुजरती है। वो बोला, हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इंस्पेक्टर को तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मालती ने कहा। फिर बलराज से पूछा, मैं जान सकती हूँ आप ऊपर फ्लैट में रहने वाले आदमी के बारे में किस लिए पूछताछ कर रहे हैं? बलराज ने बारी बारी से उन दोनों को देखा, फिर मालती से पूछा, तुम दोनों साथ साथ यहाँ आए हो? जी हाँ। कितनी देर हो गई? आपके आने से मुश्किल से 5 मिनट पहले। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में क्या हुआ है? नहीं, मालती ने असमंजसता पूर्वक कहा। तुमने किसी से यह भी नहीं पूछा इस इमारत में पुलिस क्यों मौजूद है? नहीं। कोई खास वजह? पहली बात तो हमें इमारत में रहने वाला कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। दूसरे, आदतन मैं और सुधीर दोनों ही उन बातों से कोई मतलब नहीं रखते जिनका हमसे मतलब ना हो। इसका मतलब तुम नहीं जानते तुम्हारे फ्लैट के ऊपर रहने वाले आदमी की हत्या कर दी गई है? क्या? मालती एकदम उछल पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ सोफा चेयर की बाजुओं पर कस गए। सुधीर मुस्कुराया। उसका चेहरा यूं चमक रहा था मानो कोई बड़ी भारी खुशखबरी सुन ली थी। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है इंस्पेक्टर। मालती की आंखों में आंसू छलक आए। प्लीज सुधीर, नहीं। मैंने बलराज पर निगाह डाली। एकाएक उसका चेहरा कठोर हो गया। उसे बड़ी बेरहमी से सिलसिलेवार यातनाएं दी गई थी। वो सपाट स्वर में बोला, और यातनाएं देने वाला अपने काम में माहिर था। दैट्स हॉरिबल, मालती फुसफुसाई। नो, इट्स वंडरफुल, सुधीर चहकता हुआ सा बोला। बलराज की निगाहें सुधीर पर केंद्रित हो गई। अगर किसी की हत्या का समाचार सुनने के बाद खुश होना तुम्हारी आदत है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जितना चाहो खुशियां मना सकते हो, वो बोला। लेकिन इस वक्त मेरे लिए यह जानना जरूरी है तुम इतने खुश क्यों हो, खासतौर से उस सूरत में जबकि तुम कह चुके हो उस आदमी को नहीं जानते थे। मुझे उस कमीने से नफरत थी। क्यों? माफ कीजिए, वजह मैं आपको नहीं बता सकूंगा, ये मेरा जाती मामला है, लेकिन वजह जानना मेरे लिए जरूरी है। सुधीर ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। सॉरी इंस्पेक्टर, उस आदमी की हत्या की जा चुकी है। उसके हत्यारे का पता लगाना मेरा फर्ज है। बलराज तेरे स्वर में बोला। तुमने कुछ ही देर पहले एक शरीफ शहरी होने का दावा किया था। उस नाते कानून की मदद करना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है? सुधीर के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट थी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर, वो कटुता से पगे स्वर में बोला। मैं खुद उसके हत्यारे को ढूंढकर उसे शानदार पार्टी देना चाहता हूं, जबकि आप उसके हत्यारे को पकड़कर फांसी पर लटकवाने का इरादा रखते होंगे। उसने काबिले तारीफ काम किया है इंस्पेक्टर। सज्जन कुमार बावेजा की मौत का मुझे एक ही अफसोस है, उस हरामखोर की हत्या खुद मैंने नहीं की। मैं उसकी गर्दन तोड़ देने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन अब कभी मौका नहीं मिलेगा। तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे? आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तुम इस हद तक उससे नफरत कर बैठे? उसका यही अंजाम होना चाहिए था। वो आसान मौत का हकदार नहीं था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारे जाने के काबिल ही था। सुधीर ने कहा, आप सेकंड फ्लोर पर बावेजा के पड़ोसियों से मिल चुके हैं? बलराज ने सिर हिलाकर हामी भर दी। हाँ। तब तो आप नीरा मलकानी से भी मिले होंगे। उसकी एक बात मुझे अच्छी तरह याद है, वो बावेजा को प्रिंस चार्मिंग कहा करती थी। मेरे विचार से उसका ये टाइटल बावेजा पर जरा भी फिट नहीं बैठता। मेरे विचार से अब ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा, कुत्ते का पिल्ला कुत्ते की मौत ही मारा गया। देखो मिस्टर, ये ड्रामेबाजी छोड़ो, बलराज कड़े स्वर में बोला। ये मर्डर केस है। बावेजा की हत्या अचानक जोश में आकर नहीं की गई थी। टॉर्चर करके बड़ी क्रूरता से उसकी जान ली गई है, यानी सैडिस्टिक मर्डर। ऐसा करने वाला जो भी रहा हो, साफ जाहिर है वो बावेजा से बेहद नफरत करता था, और तुम खुद कबूल कर चुके हो उससे नफरत करते थे। मैं अब भी कहता हूं, मुझे उस जलील आदमी से नफरत थी। मैंने कभी किसी दूसरे आदमी से नफरत नहीं की, और मुझे यकीन है उससे भी दुनिया का दूसरा कोई आदमी इतनी नफरत नहीं करता होगा। लेकिन क्यों? वो था ही इस काबिल। तुम पहले आदमी हो जिसने ऐसा कहा है, वरना हर किसी ने उसकी तारीफ की है। इसका मतलब आपने सही आदमियों से बातें नहीं की। पता बता दो, अब बातें कर लूंगा। सुधीर फिजूल बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर, मालती हस्तक्षेप करती हुई बोली। हम बावेजा के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते जिससे आपको मदद मिल सके। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगी, वो बहुत ही नीच और कमीना था।
साफ साफ बताओ, आप जानते हैं उसका पेशा क्या था? नहीं, वो दल्ला था। सुधीर कड़े स्वर में बोला। लड़कियां सप्लाई करता था। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ। क्या है? उस हरामखोर ने मालती को फंसाने की कोशिश की थी। कब? करीब 1 महीना पहले, सुधीर सख्त लहजे में बोला। जब मालती ने मुझे ये बात बताई तो मेरा रोम रोम गुस्से से कांप उठा। मैं फौरन ऊपर जाकर उस हरामजादे की जान ले लेना चाहता था। मैं नहीं जानता उसके हत्यारे ने किस ढंग से उसकी जान ली, लेकिन आप यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मालती ने अपने प्यार का वास्ता देकर मुझे रोक न लिया होता तो मैंने उस कमीने की तिक्का बोटी कर डालनी थी। उसे ऐसी मौत मारना था उसकी रूह तक कांप उठती। तुमने क्या करना था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बलराज संक्षिप्त स्वर में बोला। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है तुमने क्या किया। अमृतक के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे अफसोस है, मैंने कुछ नहीं किया, सुधीर पूर्ववत लहजे में बोला। खुद पर बड़ी शर्म आ रही है, उस कमीने का थोबड़ा तक ना तोड़ सका। तुम बावेजा के बारे में क्या जानते हो? सिर्फ यही कि मुझे उससे नफरत थी। तुमने बताया है उसने मालती को फंसाने की कोशिश की थी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, मालती पुनः हस्तक्षेप करती हुई बोली। देखने में बावेजा बड़ा मिलनसार और शिष्ट आदमी था। इमारत में आते जाते उससे अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती थी। वो मुस्कुराकर नमस्ते करता और मैं जवाब दे दिया करती थी। इससे ज्यादा हम लोगों में कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन करीब 1 महीना पहले एक शाम इमारत के बाहर उसने मुझे रोका और बातचीत करने लगा। औपचारिक बातों के बाद वो मुझे बताने लगा सही ताल्लुकात होने पर कोई लड़की कितना ज्यादा पैसा कमा सकती है। उसने सही ताल्लुकात पर कुछ इस ढंग से और इतना ज्यादा जोर दिया था, मैं समझने पर मजबूर हो गई। वो कहना चाह रहा था मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जल्दी ही मेरा भ्रम टूट गया। उसने बताया सही संपन्न और पहुंच वाले लोगों से मिलवाने के लिए वो मुझे किसी पार्टी में ले जाना चाहता था। अचानक मालती का चेहरा कठोर हो गया और स्वर में कड़वाहट आ गई। उसने मुझे खुलासा तौर पर बताया पार्टी किस किस्म की थी और मैंने वहां क्या करना था। उसका सीधा इशारा धनी लोगों का दिल बहलाकर जिस्म फरोशी करने की ओर था। सुनकर मेरा रोम रोम गुस्से से कांप उठा। मेरा जी चाहा उस कमीने का मुंह नोच लूं। फिर मैंने सोचा इस तरह तमाशा बनना अक्लमंदी नहीं थी। मैं फौरन वहां से चली आई। और ये बात आपने सुधीर को बता दी? मैं बताना तो नहीं चाहती थी, फिर भी तुमने बताया। मालती ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। मुझे बताना ही पड़ा, वो बोली, क्योंकि मैं और सुधीर शादी करने का फैसला कर चुके थे। शादी के बाद हमारा इरादा इसी फ्लैट में रहने का था, क्योंकि सुधीर के फ्लैट के मुकाबले यहाँ के कमरे ज्यादा बड़े हैं। लेकिन बावेजा से हुई बातों के बाद मुझे ये ठीक नहीं लगा। सच्ची बात तो यह है उस आदमी ने अजीब सा डर मेरे दिल में बैठा दिया था। उसके मौजूद रहते मुझे इस इमारत में रहना गवारा नहीं था। जल्दी से जल्दी शादी करके यहाँ से चले जाने में ही कुशलता दिखाई दी। दोबारा कभी बावेजा से बात करना तो दूर रहा, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मुझे सुधीर को बताना पड़ा और सुनते ही ये गुस्से में आपे से बाहर हो गया। लेकिन इस बारे में इसने किया कुछ नहीं? नहीं। तुम जल्दी से जल्दी शादी करके यहाँ से चली जाना चाहती थी, तो तुमने अभी तक भी शादी क्यों नहीं की? बलराज ने पूछा। जहां तक मैं समझता हूं तुम लोगों ने पंडित से मुहूर्त निकलवाने के चक्कर में पड़ने की बजाय अपनी सहूलियत के मुताबिक कोर्ट मैरिज करनी है। जवाब में उन दोनों ने जो कहानी सुनाई उसकी विश्वसनीयता में मुझे शक की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दी। उनके कहने का ढंग जरा भी संदेहजनक नहीं था। उनके द्वारा बताई गई वजह भी माकूल थी। उनके मुताबिक बुनियादी तौर पर मालती हिंसा के सख्त खिलाफ थी। किसी प्रकार के स्कैंडल में पड़ना भी उसे गवारा नहीं था, जबकि बावेजा के साथ मारामारी करने में उसकी अपनी बदनामी भी होनी थी। इसलिए उसने सुधीर को समझा बुझाकर और कसम देकर मार कुटाई करने से रोक दिया और सुधीर को मजबूरन बात माननी पड़ी। जल्दी शादी करने में भी यही पेचीदगी थी। वे रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ अप्लाई कर चुके थे और उनकी शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी, जिसके बारे में वे अपने करीबी दोस्तों को भी बता चुके थे। अगर शादी की तारीख बदली जाती तो उन्हें वजह भी बतानी पड़ती, जबकि मालती किसी प्रकार की सफाई देकर लोगों को नाहक बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन से एहतियात बरतनी शुरू कर दी। अंत में सुधीर ने कहा, इमारत में आते जाते वक्त मैं बराबर मालती के साथ रहता हूँ। हर शाम मैं इसे घर पहुंचाता हूँ और जब तक इसके सोने का टाइम होता है मैं यहीं रहता हूँ। पहले ये प्रवेश द्वार को अंदर से सिर्फ चिटकनी लगाती थी, लेकिन उस घटना के बाद से अंदर ताला भी लगाने लगी है। बाहर भी दोहरे ताले का इंतजाम कर दिया गया है।
रात में सोने के बाद ये सुबह उसी वक्त दरवाजा खोलती है जब मैं आकर दस्तक देता हूं। मैंने सोचा चंद हफ्तों की ही तो बात है, इसी तरह काट लूंगी। मालती ने कहा, यहां आते जाते वक्त सुधीर हमेशा मेरे साथ होता था और इसकी वजह से बवेजा मेरे पास फटकने की भी जरूरत नहीं करता था। जिस पार्टी में बवेजा तुम्हें ले जाना चाहता था, बलराज ने पूछा, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया? पार्टी कहाँ होनी थी और उसमें किस किसने आना था? उसने सिर्फ इतना कहा था, वहां 6-7 लड़कियां होंगी और करीब 1 दर्जन मोटी गांठ वाले आदमी होंगे। किसी का नाम नहीं बताया? नहीं। वो जगह भी नहीं जहां पार्टी होनी थी? नहीं। बावेजा के प्रस्ताव को इस ढंग से ठुकराकर तुमने ठीक नहीं किया। तो क्या इसे पार्टी में चले जाना चाहिए था? सुधीर ने झगड़ालू स्वर में पूछा। प्लीज सुधीर, टेक इट इजी, मालती ने कहा। फिर बलराज से बोली, मैं जानती हूं कि मुझे तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था, तो फिर गई क्यों नहीं? बावेजा ने जो कुछ मुझसे कहा था उसे अजनबियों के सामने अपनी जुबान से दोहराना मेरे बस की बात नहीं थी। उस वक्त मैंने इस बात को दबाना ही मुनासिब समझा। शर्म और संकोच के कारण मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी। बावेजा की बातों को सुधीर के सामने भी मैं बड़ी मुश्किल से ही दोहरा पाई थी। आखिर अब भी तो तुमने ये सब बताया है। इस वक्त बात दूसरी है, मालती ने कहा। अब बावेजा मर चुका है, यानी अब तुम्हें किसी स्कैंडल का डर नहीं है? हाँ। काश तुमने ये सब पुलिस को पहले बता दिया होता। तभी क्या हो जाना था? सुधीर ने पूछा। बलराज ने उसे घूरा। उसे वे लोग कतई पसंद नहीं थे जो पुलिस के पास जाने से इसलिए बचते थे क्योंकि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। हमने एक्शन लेना था, वो बोला। क्या? मालती को पार्टी में भेजते, फिर ऐन वक्त पर हम खुद पहुंचकर छापा मार देते। इस तरह वहां मौजूद लड़कियों के बयानों के आधार पर बवेजा को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। सुधीर ने पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बाकायदा बहस छेड़ दी तो मालती को उसे चुप कराना पड़ा। बलराज ने मालती को धन्यवाद दिया और हम बाहर आ गए। हम वापस मृतक बावेजा के फ्लैट में पहुंचे। वहां कई दिलचस्प बातें हमारा इंतजार कर रही थी। फिंगरप्रिंट्स वालों का काम खत्म हो चुका था। ऐसा ही अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया। पूरे फ्लैट में कहीं भी किसी भी उंगलियों के निशान नहीं थे। हर चीज को सावधानी और बड़ी बारीकी से साफ किया जा चुका था। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब ये देखकर हुआ बलराज पूर्णतया सामान्य था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, वो लापरवाही से बोला। क्या मतलब? अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हें इल्हाम हुआ था? नहीं माय डियर भारती, बलराज बोला। ये बड़ी मामूली सी बात है। मृतक बावेजा की लाश की हालत से जाहिर था उसके जिस्म से काफी खून निकला, लेकिन उसके कपड़ों के अलावा कहीं भी हमें खून की एक बूंद तक दिखाई नहीं दी। इसका सीधा सा मतलब है यहां बड़ी बारीकी के साथ मुकम्मल तौर पर सफाई की गई थी। मुझे मन ही मन स्वयं पर खींच आ गई। इतनी सीधी सी बात भी मेरे भेजे में क्यों नहीं आ सकी? अश्विनी शर्मा ने सहमति सूचक सिर हिलाया। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, वो बोला। यहाँ कहीं खून की एक बूंद तो दूर, बूंद का दाग तक नहीं मिला। मेरा ख्याल है बावेजा को कहीं और टॉर्चर किया गया था और जब वो मर चुका या मरने वाला था तब उसे यहाँ लाया गया था। अपना ख्याल मत बताओ सुपरमैन, बलराज ने कहा। अश्विनी शर्मा के भारी बदन की वजह से बलराज मजाक में उसे सुपरमैन कहा करता था। फाइंडिंग्स की रिपोर्ट दो। राइट सर, अश्विनी शर्मा बोला। कहीं ऐसा भी कोई निशान नहीं मिला जिससे समझा जा सके खून को धोकर साफ कर दिया गया था। बलराज ने सहमति सूचक सिर हिलाया। खून को धोया नहीं गया? ऐसा भी नहीं लगता। किसी और तरीके से खून को साफ कर दिया गया था। किसी दूसरे तरीके के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। राइट सर, आगे बोलो। दूसरा पॉइंट है धूल। अजीब बात है, यहां उतनी धूल नहीं जमी है जितनी की जमनी चाहिए थी। ये भी मानते हुए कि पिछले 2 दिनों में यहां मुकम्मल तौर पर सफाई की गई थी। यस सर, यही होना भी चाहिए था। बाकी तमाम बातें इसी और संकेत करती है। अश्विनी शर्मा ने असमंजसतापूर्व उसकी तरफ देखा। फिर भी यहां धूल तो जमा मिलनी ही चाहिए थी सर। मेरी समझ में नहीं आता फ्लैट में नाम मात्र को ही धूल क्यों जमी। बलराज ने चंद क्षण सोचा, फिर पूछा, यहां वैक्यूम क्लीनर है? यस सर, हम उसे चेक कर चुके हैं। उसकी वो थैली खाली है जिसमें धूल इकट्ठा होती है। वैसे भी वो पुराने मॉडल का बहुत ही हल्के सक्शन वाला क्लीनर है।
उससे सिर्फ ऊपर ऊपर की धूल निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ कारपेट से पूरी गहराई से धूल निकाली गई है, जिसके लिए बेहतर किस्म का क्लीनर दरकार होता है। तुम यकीनी तौर पर कह सकते हो जो क्लीनर यहाँ मौजूद है उससे इतनी गहराई से धूल नहीं खींची जा सकती। यस सर। बलराज ने कुछ नहीं कहा। वो विचारपूर्ण ढंग से बेडरूम में चहलकदमी करने लगा। खिड़कियों की चौखटें चेक की थी? अचानक उसने पूछा। यस सर, वहां भी ना तो फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही धूल। और कुछ? कुछ नहीं। कीलों के सुराग भी नहीं? बलराज का ये सवाल मुझे बड़ा ही अटपटा लगा। अश्विनी शर्मा ने भी गावदी की तरह पलकें झपकाई। वो मनी मन खुद को कोस रहा था। इंस्पेक्टर द्वारा पूछे जाने से पहले उसने खुद ही क्यों ना इस बारे में बता दिया। वे तो बहुत है सर, वो मरी सी आवाज में बोला। बलराज मुस्कुराता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। मैं भी खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बलराज ने पर्दा एक तरफ खिसका दिया और चौखट का मुआयना करने लगा। लकड़ी की चौखट पर सैकड़ों सुराग थे। उनकी गहराई से साफ जाहिर था वहां गड़ाई गई कीलें बहुत ही छोटी छोटी थी। अनुमानतः वो सुराख ऐसे थे जैसे कि आमतौर पर ड्राइंग बोर्ड पर बन जाया करते हैं। सुराख चौखट के चारों हिस्सों पर थे। फ्लैट की तमाम खिड़कियों की चौखटों पर ऐसे ही सुराख हैं? बलराज ने पूछा। यस सर, अश्विनी शर्मा ने जवाब दिया। और तुम इसे कुछ नहीं कहते हो? मैंने समझा आप फिंगरप्रिंट्स और धूल के बारे में पूछ रहे थे सर, क्योंकि हम उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। बलराज ने उसकी बात पर ध्यान न देकर मेरी ओर देखा। तुम्हें याद है इस इमारत में रहने वाले तमाम लोगों ने बताया था पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने यहाँ कोई रोशनी नहीं देखी। वो बोला। उसका राज अब खुल गया है। खिड़कियों की चौखट में मौजूद सुराख इस बात के सबूत हैं। हर रात खिड़कियों को मोटे काले कपड़ों से ढक दिया जाता था ताकि अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके। फिर सुबह होने से पहले ही वो कपड़े उतार लिए जाते थे ताकि किसी वजह से वे बाहर सड़क से दिखाई ना दे जाएं। इन सुराखों की तादाद से जाहिर है काला कपड़ा कई रातों तक लगाया और उतारा जाता रहा था। बलराज का यह रहस्योद्घाटन तर्कसंगत था, लेकिन पूरी बात अभी मेरी समझ से बाहर थी। रोशनी के बारे में तो ये तथ्य समझ में आ गया, मैंने कहा। लेकिन आहट के बारे में क्या कहते हो? यहां किसी प्रकार की आहट भी तो नहीं सुनी गई थी। बलराज के चेहरे पर गहन विचारपूर्ण भाव थे। जो आदमी रोशनी, खून के दाग, फिंगरप्रिंट्स और धूल का इतना पक्का इंतजाम कर सकता है, उसने आहट का भी ऐसा ही मुकम्मल इंतजाम किया होगा। वो बोला। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है, हर एंगल बेहद दिमाग खपाई चाहता है। यहाँ आहट ना होने देने के दर्जनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता जिसका चिन्ह पीछे ना छूटे। उसने अश्विनी की ओर देखा। तुमने पलंग अच्छी तरह चेक किया था? यस सर। तो दोस्तों, ये था मर्डर प्लान नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।